हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टरबाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जो टर्बो वाइजरी सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, टरबाइन को मॉनिटर करने के लिए आपके पास ढेर सारा प्रोब्स लगा रहता है, क्योंकि टरबाइन इज रोटेटिंग एट ए 3000 आरपीएम और 3000 आरपीएम पे अगर कोई भी शाफ्ट रोटेट करता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए आपके पास ढेर सारा आपका प्रोब लगा रहता है, सेंसर्स लगा रहता है, जो टरबाइन किस कंडीशन में आपका रोटेट कर रहा है वो आपको बताता रहेगा। जैसे आपका बियरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन के लिए आपका सेंसर लगा रहता है ऑल बियरिंग्स पे, जितना भी आपका बियरिंग है सब पे आपका वाइब्रेशन प्रोब लगा रहता है दैट मेजर्स द बियरिंग वाइब्रेशन। एब्सोल्यूट शाफ्ट वाइब्रेशन मेजर करने के लिए आपका प्रोब लगा रहता है। केसिंग एक्सपेंशन, रोटर एक्सपेंशन, डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड द एक्सियल शिफ्ट सबको मेजर करने के लिए आपके पास सेंसर्स लगा रहता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि आपका बियरिंग वाइब्रेशन कैसे मेजर होता है, उसमें कौन सा आपका सिस्टम लगा रहता है टू मेजर द बियरिंग वाइब्रेशन। शाफ्ट वाइब्रेशन मेजर करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम लगा रहता है, केसिंग एक्सपेंशन, रोटर एक्सपेंशन, आपका जो आपका डिफरेंशियल एक्सपेंशन है और एक्सियल शिफ्ट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड यू हैव टू वॉच ऑल दीज पैरामीटर्स when the turbine is running at 3000 RPMs। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है और अक्सर इंटरव्यू में इससे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप में आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो उससे आपको मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट जुड़ने का मौका मिलेगा और जो भी आपको डाउट रहेगा आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ 500 मेगावाट टरबाइन का है। इसमें आपका एक एचपी टरबाइन होता है, एक आपका आईपी टरबाइन होता है, एक आपका एलपी टरबाइन होता है, जनरेटर होता है एंड एक्साइटर होता है। ये सभी एक रोटर में आपस में कपलिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, टोटल आपका 7 नंबर ऑफ बियरिंग होता है। एक आपका एचपीटी फ्रंट बियरिंग होता है, एचपीटी रेयर बियरिंग होता है, आईपीटी रेयर बियरिंग होता है, एलपीटी रेयर बियरिंग होता है, जनरेटर का फ्रंट बियरिंग, जनरेटर का रेयर बियरिंग एंड एक्साइटर बियरिंग। टोटल देखिएगा तो आपका 7 नंबर ऑफ बियरिंग होगा। जैसे 1 नंबर बियरिंग, 2 नंबर बियरिंग इधर होगा, 3 नंबर बियरिंग इधर है, यहाँ पे 4 और 5 बियरिंग है, यहाँ 6 नंबर बियरिंग है और यहाँ पे आपका 7 नंबर बियरिंग है। टोटल आपका 7 बियरिंग है। ठीक है, देखिए एचपीटी जो हाई प्रेशर टरबाइन है, इट इज सपोर्टेड ऑन 2 बियरिंग। आपका फ्रंट एंड में आपका जनरल बियरिंग रहता है और इसका रियर एंड में आपका जनरल कम थ्रस्ट बियरिंग होता है। थ्रस्ट बेयरिंग, जनरल कम थ्रस्ट बेयरिंग देने के पीछे जो मेन मकसद ये रहता है, इट टेक अप द रेसिडुअल थ्रस्ट लोड फ्रॉम द बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में आपका ये थ्रस्ट लोड को एब्जॉर्व कर सके, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर जो बेयरिंग है ये आपका जनरल कम थ्रस्ट बेयरिंग होता है। बाकी जितना भी आपका बेयरिंग है सभी आपका जनरल बेयरिंग होता है। ठीक है, सिर्फ आपका चूंकि यहाँ पे ड्यू टू द हैवी लोड होने के कारण यहाँ पे आपका जनरल कम थ्रस्ट बेयरिंग है, चूंकि आपका टरबाइन का जो एक्सपेंशन होता है, जैसे आपका एचपी टरबाइन इस डायरेक्शन में आपका एक्सपेंशन करेगा और ये इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन करता है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे जो थ्रस्ट पैड आपका रहता है दोनों एंड में, ताकि दोनों डायरेक्शन में अगर कुछ भी आपका रेसिडुअल थ्रस्ट आवे तो उसको ये एब्जॉर्ब कर सके। आपका जो एचपीटी फ्रंट बियरिंग जो आपका फर्स्ट नंबर ऑफ बियरिंग है, उसमें देखिए आपका क्या क्या रहता है। ये आपका जनरल बियरिंग है, इसमें आपका हाइड्रोलिक टर्निंग गियर रहता है, मेन ऑयल पंप विथ हाइड्रोलिक स्पीड ट्रांसड्यूसर, जो आपका प्राइमरी ऑयल जो निकलता है वह आपका फ्रंट बियरिंग में ही रहता है। ओवर स्पीड ट्रिपिंग डिवाइस रहता है, आपका वाइब्रेशन शाफ्ट वाइब्रेशन पिकअप रहता है, बियरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप रहता है, आपका एचपीटी रोटर एक्सपेंशन का इक्विपमेंट लगा रहता है एंड एचपीटी केसिंग एक्सपेंशन का आपका लगा रहता है। तो फ्रेंड, एचपीटी रियर बियरिंग पे आपका क्या क्या रहता है। देखिए एचपीटी रियर बियरिंग जो है ये आपका जनरल कम थ्रस्ट बियरिंग होता है। ठीक है, इसमें आपका बियरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप रहता है, शाफ्ट वाइब्रेशन पिकअप रहता है, एक्सियल शिफ्ट, जो एक्सियल शिफ्ट कितना आपका शिफ्ट करता है वो एक्सियल शिफ्ट प्रोब यहीं पे लगा रहता है। थ्रस्ट बियरिंग ट्रिप,
जो इलेक्ट्रिकल थ्रस्ट बेयरिंग ट्रिप है, कहीं कहीं टरबाइन में आपका इनकॉर्पोरेटेड रहता है, तो वो आपका 2 नंबर बेयरिंग के पास ही रहता है। फिर थर्मोकपल फॉर मेजरिंग द बेयरिंग टेम्परेचर, वो आपका यहाँ पर। देखिए थर्मोकपल तो आपका जितना भी 7 नंबर बेयरिंग है सब जगह आपको लगा रहेगा टू मेजर द बेयरिंग टेम्परेचर्स। तो देन 3 नंबर बेयरिंग जो है आपका आईपीटी रियर बेयरिंग में, देखिए यहाँ क्या क्या रहता है। ये भी आपका जनरल बेयरिंग ही है। यहाँ पे हैंड वारिंग अरेंजमेंट आपका प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि जब आपको टरबाइन को वारिंग में लाना है तो हैंड वारिंग देना पड़ता है। देखिए हाइड्रोलिक टर्निंग गियर आपका 1 नंबर बेयरिंग पे रहता है, लेकिन हैंड वारिंग का जो अरेंजमेंट रहता है वो 3 नंबर बेयरिंग के पास रहता है, आईपीटी रेयर साइड में रहता है। यहाँ पे आपका थर्मोकपल फॉर द बेयरिंग टेम्परेचर मेजर करने के लिए रहता है। आपका आईपीटी कितना केसिंग एक्सपेंशन हुआ, आईपीटी का रोटर एक्सपेंशन कितना हुआ, वो आप मेजर करते हैं हम लोग आईपीटी रेयर बेयरिंग में ही। बियरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप लगा रहता है, सॉफ्ट वाइब्रेशन पिकअप, इसेंट्रिसिटी कितना आपका है वो आपका 3 नंबर बियरिंग में ही मेजर होता है। फ्रेंड आपका एलपीटी रियर बियरिंग जो आपका 4 नंबर बियरिंग है, देखिए यहाँ पे आपका क्या करता है, ये भी आपका जनरल बियरिंग ही है, प्लस यहाँ पे आईपी प्लस एलपी सॉफ्ट का कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितना आपका रोटर एक्सपेंशन हुआ है फाइनल, वो आपको 4 नंबर बियरिंग पे ही मेजर होता है। मतलब एलपीटी रियर जो इंड है यहीं पे आपका एक्चुअल रोटर एक्सपेंशन कितना होता है, मींस आपका आईपी प्लस एलपी का रोटर फाइनल कितना एक्सपेंशन होता है वो आपका 4 नंबर बेयरिंग पे ही मेजर होता है। यहाँ पे थर्मोकपल रहता है फॉर द मेजरिंग द बेयरिंग टेम्परेचर्स, आपका बियरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप यहाँ भी लगा रहता है, एंड द सॉफ्ट वाइब्रेशन पिकअप प्रोब यहाँ पे भी लगा रहता है। 5 नंबर बियरिंग जो है जनरेटर फ्रंट इंड, जनरेटर का फ्रंट एंड 5 नंबर बेयरिंग है, ये भी आपका जनरल बेयरिंग है। यहाँ पे भी आपका बियरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप लगा रहता है, सॉफ्ट वाइब्रेशन पिकअप और एंड थर्मोकपल फॉर मेजरिंग द बेयरिंग टेम्परेचर्स। 6 नंबर बेयरिंग जो आपका जनरल जनरेटर रियर साइड है, यहाँ पे भी आपका जनरल बेयरिंग ही है, यहाँ भी वाइब्रेशन सॉफ्ट वाइब्रेशन पिकअप, बेयरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप एंड थर्मोकपल फॉर मेजरिंग द बेयरिंग टेम्परेचर्स। और 6 और 7 नंबर बेयरिंग जो आपका एक्साइटर बेयरिंग है, इसमें भी आपका थर्मोकपल फॉर मेजरिंग द बेयरिंग टेम्परेचर्स, बेयरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप, सॉफ्ट वाइब्रेशन पिकअप लगा रहता है। तो जितना भी टोटल इन ऑल 7 नंबर ऑफ द बेयरिंग्स, सॉफ्ट वाइब्रेशन पिकअप एंड द बेयरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप एंड द थर्मोकपल फॉर मेजरिंग द बेयरिंग टेम्परेचर्स, ये सब जगह आपका लगा रहता है। फ्रेंड टरबाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में जो हम लोग बेयरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन पिकअप लगाए हुए थे, थर्मोकपल लगाए हुए थे फॉर मेजरिंग द बेयरिंग टेम्परेचर्स, सॉफ्ट वाइब्रेशन पिकअप, केसिंग एक्सपेंशन करने के लिए आपका प्रोब लगा हुआ था, रोटर एक्सपेंशन के लिए, एक्सेल शिफ्ट के लिए, डिफरेंशियल एक्सपेंशन मेजर करने के लिए बहुत सारा प्रोब्स लगा हुआ था। ये हम लोग इतना प्रोब्स क्यों लगाते हैं, ये सारा प्रोब्स लगाने के पीछे रीजन है सेफ्टी ऑफ द टरबाइंस। देखिए इन ए लार्ज स्टीम टरबाइंस certain vital parameters are required to be continuously supervised and monitored in order to provide the information related to the operational condition of the turbine during the various stage of operation like startup, loading, load changes and the shutdown। जब आप टरबाइन को लाइटअप करते हैं, टरबाइन को आप रोलिंग करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारा ऐसा पैरामीटर्स होता है जिसको आपको कंटिन्यूसली सुपरवाइज एंड मॉनिटर करना पड़ता है कि आपका टरबाइन का वाइब्रेशन कितना जा रहा है, शाफ्ट का वाइब्रेशन कितना हो रहा है, बेयरिंग टेम्परेचर कितना आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका एक्सेल शिफ्ट कितना हो रहा है, टरबाइन का केसिंग एक्सपेंशन कितना है, टरबाइन का रोटर एक्सपेंशन कितना होता है। इस सारा पैरामीटर्स को आपको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज एंड मॉनिटर करना पड़ता है। अगर उसमें कुछ भी पैरामीटर में अगर डिविएशन आता है देन यू हैव टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन एंड इमीडिएटली ट्रिप द टरबाइंस, ताकि आपका रोटर डैमेज ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि टरबाइन का जो रोटर होता है उस पर आपका मूविंग ब्लेड फिक्स रहता है और टरबाइन के केसिंग में आपका फिक्स ब्लेड माउंटेड रहता है, एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द मूविंग ब्लेड एंड द फिक्स ब्लेड एंड ऑल्सो बिटवीन द फिक्स ब्लेड एंड द रोटर के बीच भी आपका बहुत कम गैप होता है। उसी प्रकार आपका मूविंग ब्लेड और केसिंग के बीच भी आपका बहुत ही कम आपका गैप होता है, रेडियल गैप होता है। अगर ज़्यादा गैप दे देंगे तो स्टीम क्या करेगा, मूविंग ब्लेड को पास ना करके आपका फ्लो कर जाएगा, एक्सेली फ्लो कर जाएगा बिना वर्क डन किए हुए। तो आपको बहुत ही कम गैप देना पड़ता है, आप उसको सटा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको गैप देना ही पड़ता है। तो इतना माइन्यूट गैप है, बहुत स्मॉल गैप है मूविंग ब्लेड एंड द फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड एंड द केसिंग
केसिंग के बीच, फिर आपका फिक्स ब्लेड एंड द रोटर के बीच बहुत ही कम गैप रहता है। तो इससे भी सारे गैप को देखते हुए हमको इस जितना भी पैरामीटर्स है उसको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना पड़ता है, ताकि कुछ भी अगर आपका जो पैरामीटर है अगर कुछ भी उस पर डेविएशन मिलता हो तो इट कैन टेक द इमीडिएट एक्शन। बियरिंग पेडेस्टल वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए आपका पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा रहता है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आपका डिपेंड करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि व्हेन ए मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड या मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट क्रिएट ए डिफॉर्मेशन इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे आप मान लीजिए पीजेटी क्या है, लीड जिरकोनेट टिटेनेट। इस पर अगर आप कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस आप अप्लाइड करते हैं, तो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है। इस डिफॉर्मेशन से क्या होता है कि दिस डिफॉर्मेशन में क्रिएट ए सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मेशन होता है उससे क्या होता है कि इसका जो पॉजिटिव चार्जेस जो होता है एंड द नेगेटिव चार्जेस जो होता है वो आपस में सेपरेट हो जाता है। पॉजिटिव चार्जेस आपका एक फेस पे स्टोर हो जाएगा और दूसरे अपोजिट फेस पे नेगेटिव चार्जेस आपका स्टोर हो जाएगा। And due to the separation of the positive charges and the negative charges, this generates a electropotential difference across the opposite faces. उसके opposite faces में आपका एक इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक का एक अपना प्रॉपर्टीज होता है कि जब ये डिफॉर्म्ड कंडीशन में नहीं रहता है तो चाहे यह बैलेंस्ड मैनर में हो या अनबैलेंस्ड अरेंजमेंट हो, इस दोनों कंडीशन में इसका जो पॉजिटिव चार्जेस होता है और नेगेटिव चार्जेस जो होता है आपस में कैंसिल आउट कर लेता है, ताकि आपका नेट चार्जेस जो मिले वो जीरो मिलता है। जब तक ये डिफॉर्म नहीं होगा तब तक आपको कोई भी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट नहीं होता है। पीजो इलेक्ट्रिक का अपना ही प्रॉपर्टीज होता है, चाहे वो बैलेंस्ड मैनर में अरेंज हो या अनबैलेंस्ड मैनर में अरेंजमेंट हो, दोनों कंडीशन में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट चार्जेस जीरो रखता है। लेकिन जैसे ये डिफॉर्म होता है, डिफॉर्म होने से इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस आपस में सेपरेट होता है। और जैसे ही सेपरेट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए एक जगह चला गया, नेगेटिव चार्ज मान लीजिए एक जगह जमा हो जाता है। और जब किसी भी प्लेट के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, दूसरे में आपका नेगेटिव चार्ज अगर एक्युमुलेट हो जाए, तो दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इन द वर्किंग सिस्टम द क्रिस्टल एक्ट एज ए टाइनी बैटरी, छोटा सा बैटरी की तरह ये वर्क करता है, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्जेस एक फेस पे एक्युमुलेट होता है, नेगेटिव चार्जेस दूसरे फेस पे एक्युमुलेट होता है। और इस कारण से क्या होता है, आपका वोल्टेज जनरेट हो जाता है। प्रेशर हम लोग पीजेटी पे अप्लाइड करते हैं तो एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस गेट जनरेटेड अक्रॉस द क्रिस्टल फेसेस। तो इसके दोनों फेस पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। आप जितना फोर्स अप्लाइड कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होगा। आप कम फोर्स अप्लाइड कीजिएगा तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होगा। ज़्यादा फोर्स अगर आप लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो ज़्यादा डिफॉर्म होगा, जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है। So that's why piezoelectric material is not used to measure the static pressure, because in case of the constant pressure the output signal जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि आपका अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डिफॉर्म भी नहीं होगा। जब आपका डिफॉर्म नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल जो चार्जेज है वो जनरेट नहीं होगा, इसका आउटपुट सिग्नल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल आप देखते होंगे फ्रेंड्स, तो इन ए पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स द चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड इन ए अनसिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑल्सो। आप पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में देखिएगा जो आपका चार्जेस होता है, प्लस द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस जो होता है वो आपस में बैलेंस्ड रहता है। अगर अनसिमेट्रिक अरेंजमेंट में भी आपका वो बैलेंस रहता है। तो द चार्जेस आर क्या होता है, with cancel out with each other, so no net charges will be found on the crystal faces। तो आपको उसका जो क्रिस्टल का जो फेसेस होता है उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं दिखेगा। मीन्स जैसे आप मान लीजिए कि अभी जो पीजेटी मटेरियल है, जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, मान लीजिए आप कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है उस पर,
ठीक है, मान लीजिए या कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है या कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो भी चार्जेस है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन आपस में सब बैलेंस कर लेता है, कैंसिल आउट विथ ईच अदर कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि आपका इधर और इधर कोई भी आपको चार्जेस नहीं मिलेगा, नो नेट चार्जेस विल बी फाउंड ऑन द क्रिस्टल फेसेस। लेकिन जैसे ही इस पर कोई फोर्स लगता है, तो व्हेन ए फिजिकल फोर्स इज अप्लाइड, जैसे मान लीजिए प्रेशर, आपका प्रेशर किस फॉर्म में आ गया, जैसे मान लीजिए कि वाइब्रेशन के फॉर्म में आ गया, तो व्हेन ए फिजिकल फोर्स सच एज वाइब्रेशन प्रेशर इज अप्लाइड टू द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल विद इन द सेंसर। सेंसर के अंदर आपका क्या रहता है, जो वाइब्रेशन पिकअप सेंसर है उसके अंदर आपका पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है। जब उसमें वाइब्रेशन आता है तो क्या होता है, एक प्रेशर फोर्स अप्लाइड होता है। प्रेशर फोर्स जैसे ही अप्लाइड होता है तो इसका जो मटेरियल होता है वो डिफॉर्म हो जाता है। जब आप पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे PZT को आप स्क्वीज करते हैं, प्रेस्ड करते हैं, उससे क्या होता है, ये डिफॉर्म होता है। तो डिफॉर्म होने से क्या होता है कि डिफॉर्म होने से पहले जो इसका पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज था वो काउंटर बैलेंस अपना कर लिया था, तो नेट चार्जेस जो था यहाँ पे आपको 0 वोल्टेज मिल रहा था। ओके, जब इसको आप स्क्यूज करते हैं, इस पर प्रेशर फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो ये डिफॉर्म होता है। जैसे ही ये डिफॉर्म होता है तो इसका जो चार्ज जो था, द चार्ज इन द क्रिस्टल बिकम्स अनबैलेंस्ड हो जाता है। And from now on the effect of the charge does not cancel with each other, which make net positive and the negative charge appear on the opposite face of the crystals. So by the squeezing of the piezoelectric material, voltage is developed across the opposite faces, and which is known as the piezoelectricity. Simple है friends, कि जब आप प्रेशर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर फोर्स लगाने से ये मटेरियल डिफॉर्म होता है। जैसे पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल डिफॉर्म हुआ, उसमें एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। क्यों वोल्टेज डेवलप होता है कि जैसे आप प्रेशर फोर्स लगाते हैं तो इसमें इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जब डिफॉर्म होता है तो उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो जैसे ही आपका मूवमेंट होता है तो आपका जो चार्जेस जो होता है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कैंसिल आउट नहीं करता है। तब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज एक फेस में चला आता है, नेगेटिव चार्ज दूसरे फेस में चला आता है। और जैसे आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के फेस में आया तो दिस कॉजेज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द टू फेसेस। इसलिए इस दोनों फेसेस पे आपका एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, चार्ज जनरेशन होता है। देखिए, when the force is applied to the piezoelectric material, it get deforms, and this deformation क्या होता है, at the atomic level, the deformation at the atomic level causes displacement of the positive charge and the negative charge within the crystal structure of the piezoelectric material. जैसे ही आप इस पे फोर्स लगता है तो मटेरियल डिफॉर्म करेगा। मटेरियल डिफॉर्म करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब रहता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन एटॉमिक लेवल पे आपको जाएगा। और क्या होता है कि जो आपका पहले चार्ज जब आप फोर्स अप्लाई नहीं किए थे तो सब चार्ज आपस में काउंटर बैलेंस करके नेट जो था वो आपको चार्ज 0 था। जैसे ही फोर्स लगता है तो ये डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन होने से क्या होता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेट होता है, एंड दिस चार्ज सेपरेशन रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस द मटेरियल्स फेसेस। तो इस फेसेस पे क्या होता है कि आपका जैसे पॉजिटिव चार्ज अलग हुआ, नेगेटिव चार्ज अलग हुआ, तो जैसे चार्ज का सेपरेशन हुआ एक आपका वोल्टेज डेवलप हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया आपका, चार्ज जनरेशन। चार्ज जनरेशन क्या हुआ, ड्यू टू द डिफॉर्मेशन। फिर थर्ड स्टेप इसके बाद आता है सिग्नल आउटपुट। देखिए अभी क्या हुआ, इसमें तो वोल्टेज जनरेट हो गया। द इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो आपका इलेक्ट्रोड प्लेस्ड रहता है उसका मेन काम क्या है, टू कलेक्ट दिस जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटेड चार्जेस। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वोल्टेज जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस। जो वोल्टेज जो जनरेट होता है वो डिपेंड किस पे करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाइड कीजिएगा जितना ज़्यादा उससे उतना ज़्यादा ये डिफॉर्म होगा। जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा आपका नेट पॉजिटिव चार्ज
आपको मिलेगा। नेट आपको वोल्टेज आपको यहाँ पे जनरेट होगा अक्रॉस द टू फेसेस। एंड द फाइनल स्टेज होता है फ्रेंड द मेजरमेंट। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपका वोल्टेज जो जनरेट होता है इज देन प्रोसेस्ड बाय द सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। जो सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स है इस वोल्टेज को मेजर करता है, उसको प्रोसेस करता है। एंड जब इस वोल्टेज को मेजर करता है, बाय मेजरिंग दिस वोल्टेज द सेंसर्स कैन क्वांटिफाई द applied mechanical forces such as amplitude and the frequency of the vibration। जैसे मान लो कि आपका वोल्टेज जनरेट हुआ, वोल्टेज जनरेट होने के बाद ये प्रोसेस कहाँ पे जाता है, सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इसको मेजर करता है कि कितना आपका वोल्टेज जनरेट हुआ है, ठीक है। तो उस बेसिस वोल्टेज के मेजरमेंट कितना आपको वोल्टेज मिलता है उसके बेसिस पे ये क्वांटिफाई करता है कि कितना फोर्स इसमें लगा, कितना इसमें वाइब्रेशन आपको लगा, उसका एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वहाँ से आपको पता चल जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा आपका वोल्टेज जनरेट होता है। मान लीजिए आपको कम वोल्टेज जनरेट मिला, इसका मतलब कम वाइब्रेशन है। ज़्यादा अगर वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब ज़्यादा उस पर फोर्स लग रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है, ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है इसका मतलब उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। तो इसी से वो सेंसर मेजर करता है कि आपका बियरिंग का आपका वाइब्रेशन। जो इलेक्ट्रिक सेंसर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल voltage or the current sources. It may generate the output signal based on the strain, based on the force applied. तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो होता है वो खुद से आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है कि वो जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा उतना आपका वोल्टेज जनरेट करेगा और उससे आपका आउटपुट सिग्नल निकलता है। Friend, with the help of piezoelectric sensor, you measure the absolute bearing vibration of the bearing pedestal with reference to the फिक्स पॉइंट। जो एक फिक्स पॉइंट के बेसिस पे हम लोग बियरिंग का वाइब्रेशन हम लोग मेजर कर लेते हैं। पार्ट में आपने देखा कि टरबाइन का क्या क्या अरेंजमेंट, बियरिंग का अरेंजमेंट रहता है और ईच एंड एवरी बियरिंग पेडेस्टल पे आपका क्या क्या आपका जो प्रोब माउंटेड रहता है, क्या क्या अरेंजमेंट रहता है आपने देखा। फिर आपने देखा कि बियरिंग वाइब्रेशन मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोब यूज़ करते हैं और किस प्रिंसिपल पे ये प्रोब काम करता है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर किस प्रकार से वर्क करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से वोल्टेज जनरेट होता है। फिर वोल्टेज जनरेट होने के बाद हम उस वोल्टेज को मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद हम लोग उससे क्वांटिफाई करते हैं कि कितना प्रेशर उस पर लगा हुआ था और इससे हम लोग उसका बियरिंग का वाइब्रेशन हम लोग मेजर करते हैं। तो इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट करें, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट सॉफ्ट वाइब्रेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं। थैंक यू।